Once again, welcome my dear students. तपस्या लर्निंग जंक्शन के ऊपर आज ये ग्रेविटेशन के एनसीईआरटी प्रॉब्लम का तीसरा वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ 5 प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पीछे 2 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं इस सीरीज में, जिसमें 6 प्रॉब्लम्स हमने आपके एनसीईआरटी के डिस्कस किए हुए हैं, राइट। सो आज इस सीरीज में हम 5 प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारे प्रॉब्लम जो ग्रेविटेशन के ऊपर हमने 6 वीडियो लेक्चर कॉन्सेप्ट्स के दिए हुए हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपने उन 6 वीडियो को अच्छे तरीके से देखा है तो डेफिनेटली आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले पेज नंबर 143 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, जरा समझने की कोशिश करें। कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू देयर मास। क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास के। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू देयर मास। व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन द लाइटर ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि फिर भारी वाला चीज उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि मास के प्रोपोर्शनल है, तो भारी वाला चीज फास्ट क्यों नहीं गिरता है और हल्का चीज स्लो क्यों नहीं गिरता? ये क्वेश्चन कर रहा है। जरा सोचिए, F इज प्रोपोर्शनल टू M और आप जानते हो कि फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यही होता है ना। यहां पे कौन सा एक्सेलरेशन है? यहां पे मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जरा सोचो, चूंकि फोर्स जो है मास के प्रोपोर्शनल होता है, ये तभी संभव होगा जब ये एक्सेलरेशन यानी g कांस्टेंट होगा, राइट। एंड दैट्स व्हाई याद रखना है कि चूंकि F प्रोपोर्शनल टू M होने के लिए फॉर दिस क्या होना चाहिए? फॉर दिस एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। अब चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा यानी मास डिपेंडेंट नहीं है। चाहे भारी ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हो, चाहे हल्के ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हो, दोनों के ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन सेम एक्ट हो रहा है। और यही कारण है कि जब भी एक हाइट से हम दो अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि भारी वाला जल्दी गिर जाएगा और हल्का वाला लेट से, राइट। दोनों सेम स्पीड से गिरते हैं, राइट। ये बात ध्यान रखिएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इज इट क्लियर? फिर से रिपीट कर दूं। यहां पे कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स चूंकि मास के प्रोपोर्शनल होता है, मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, मास घटेगा फोर्स घटेगा, लेकिन उसके बावजूद भी भाई भारी वाला चीज जल्दी क्यों नहीं गिरता? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि फोर्स बराबर न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब चूंकि फोर्स मास के प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये तभी हो सकता है जब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, राइट। और यही कारण है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो चाहे मर्जी किसी भी मास का ऑब्जेक्ट हो, वो सेम वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन होगा सेम होगा, इसलिए सेम स्पीड से गिरेगा। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 143 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट। 1 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है। कितने का ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 1 kg है, राइट। 1 kg का ऑब्जेक्ट है। कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट एट इट्स सरफेस। यानी ऑब्जेक्ट का मास m और हम अर्थ का मास, यहां पे दिया हुआ है ऑलरेडी कि मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 into 10⁻12 24 kg। ये मास ऑफ द अर्थ है। रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6.4 into 10⁻6 मीटर। ये दिया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। तो हम जानते हैं
कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G इनटू मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। F क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विच हैज बीन केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इज इट क्लियर? यही फॉर्मूला है। तो हमारे पास M दिया है, M कैपिटल M भी पता है, R भी पता है, G आपको याद रखना है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो कितना होता है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यही होता है, ये आपको याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ये फिक्स होता है। तो सारे वैल्यू पुट कीजिए। जस्ट वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ 6.7 into 10⁻⁻11 gravitational constant, that will be multiplied by mass of the earth 6 into 10⁻24 kg multiplied by mass of the object 1 kg divided by radius 6.4 into 10⁻6 whole square। पूरे को सॉल्व करें। फोर्स है ये किस में आएगा, न्यूटन में। सो आप कैलकुलेट करेंगे, जो रिजल्ट आता है इसमें ये आता है 9.8 न्यूटन एप्रॉक्स। तो इट्स वेरी सिंपल। सिंपल बात आपको याद रखना है कि भाई जो फोर्स एक्ट होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, उसके निकालने का फॉर्मूला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट into mass of the earth into mass of the object divided by radius of the earth का square। ये सारा कैलकुलेट करेंगे, you will get the result, right? क्लियर है? चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अगर आप कॉपी करते चलिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये भी हमारे एनसीईआरटी के पेज नंबर 143 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। अर्थ और मून एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अर्थ है और ये मून है। अर्थ मून को अपनी ओर खींचता है और मून अर्थ को अपनी ओर खींचता है। The earth and moon are attracted to each other by the gravitational force. Does the earth attract the moon with force that is greater than, smaller than, or same as the force with which the moon attracts the earth? कह रहा है कि जिस फोर्स से अर्थ जो है मून को अट्रैक्ट करेगा, क्या मून उसी फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, या फिर अर्थ ज्यादा फोर्स से मून को अट्रैक्ट करेगा, या फिर अर्थ कम फोर्स से मून को अट्रैक्ट करेगा। तीनों ऑप्शंस पूछ रहा है कि अर्थ जो जिस फोर्स से मून को अट्रैक्ट करेगा वो क्या मून के द्वारा जो अट्रैक्शन फोर्स है उससे ज्यादा होगा, कम होगा या बराबर होगा। तो जरा समझने की कोशिश करें। न्यूटन के सेकंड लॉ को याद करें। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव रिएक्शन। यानी जिस फोर्स से हम एक किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली उतना ही और अपोजिट फोर्स हमारे ऊपर लगाता है। जरा सोचो कि अर्थ जो है अपने ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून को अपनी ओर खींच रहा है। मून भी अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है। तो जिस फोर्स से मून को अर्थ अपनी ओर खींचेगा, एग्जैक्टली उसी फोर्स से मून अर्थ को अपनी ओर खींचेगा। इज इट क्लियर? बोथ
चूंकि यहाँ पे जो फोर्स है एक्सल रिएक्शन हो रहा है, तो चूंकि जिस फोर्स से अर्थ खींचेगा मून को, मून भी उसी फोर्स से अर्थ को खींचेगा। तो इसलिए जवाब क्या देंगे कि बोथ अट्रैक्ट्स ईच अदर विद द सेम फोर्सेस। याद करो फॉर्मूला क्या बताया कि भाई दो ऑब्जेक्ट हो, दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ये इस तरफ खींचता है, ये इस तरफ खींचता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है कि भाई G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर, राइट। तो भाई चूंकि डिस्टेंस तो फिक्स है अर्थ और मून के बीच में, G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट है, मास भी दोनों के कांस्टेंट है। तो जो फोर्स लग रहा है, जितने फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट करेगा, एग्जैक्टली उतने फोर्स से मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और रीजन क्या देना है? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। सॉरी जेंटलमैन, इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। आई एम वेरी सॉरी, इट्स वेरी ब्लंडर मिस्टेक। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एक्शन और रिएक्शन क्या होता है? इक्वल होता है, राइट। तो इसलिए आपको कहना है कि चूंकि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली जिस फोर्स से अर्थ मून को खींचेगा, एग्जैक्टली उतना ही फोर्स से मून अर्थ को भी खींचेगा। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देखिए, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? कह रहा है कि भाई जरा सोचिए, अभी अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई मून जो है, चंद्रमा अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है, राइट, खींच रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। तो कह रहा है कि भाई जब अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है तो अर्थ मून की ओर मूव क्यों निकल जाता? व्हाई द अर्थ इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स द मून? फोर्स लग रहा है तो मूव तो करना चाहिए। एक ऑब्जेक्ट को हम जब गिराते, एक ऑब्जेक्ट को जब हम एक हाइट पे छोड़ते हैं तो अर्थ अपनी ओर उसको खींचता है। तो भाई वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ तो गिरता है ना। तो भाई मून जो है अर्थ की तरफ क्यों नहीं जा रहा? सॉरी, अर्थ जो है मून की तरफ क्यों नहीं जा रहा? तो जरा समझिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। भाई हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि भाई फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही पढ़ा है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जरा सोचिए, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास। अब जरा कंसीडर कीजिए, अर्थ जो है, अर्थ बहुत ज्यादा हैवी है। हर अर्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, ह्यूज मास है। ड्यू टू द ह्यूज मास, m क्या होगा? m इज वेरी ह्यूज। हियर इन केस ऑफ अर्थ, मास इज वेरी ह्यूज, बहुत ज्यादा है। मास बहुत ज्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या होगा? m बहुत ज्यादा, तो F बाई m बहुत कम, यानी एक्सेलरेशन जो होगा नेग्लिजिबल हो जाएगा, ना के बराबर। यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? बिल्कुल नगण्य। मास ज्यादा होने की वजह से अर्थ के मूवमेंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो नगण्य हो जाएगा, नॉट कंसिडरेबल, मतलब बिल्कुल उसको कंसिडर फील ही नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हाई हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि भाई फोर्स तो लग रहा है, मून अट्रैक्ट तो कर रहा है अर्थ को, लेकिन अर्थ मून की तरफ मूव नहीं कर सकता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 144, एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 144 का प्रॉब्लम है। सो लेट अस सी क्या कहता है ये। यानी आप देखें कि अगर आपने 6 वीडियो लेक्चर अच्छे से ग्रेविटेशन के किए हैं तो किसी भी सवाल का जवाब देने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स? दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा, ये m1
ये M2 M1 जो है M2 को खींचेगा, M2 M1 को खींचेगा। ये जो फोर्स लग रहा है उनके बीच में, जो फोर्स लग रहा है F कह लेते हैं मान लो, उन फोर्स का क्या होगा? व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड? जितना मास पहले था उसका मास डबल कर दिया गया। सबसे पहले आपको याद रखना है कि F इज इक्वल टू, हमने क्या फॉर्मूला बताया? यूनिवर्सल कांस्टेंट G into mass of first object into mass of second object upon the distance between two object का square. Means you can say that force is directly proportional to the mass of object and inversely proportional to the 1 by r square, मतलब distance between them. r क्या है? Distance between them, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। तो जरा सोचो, कह रहा है कि मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, मास डबल कर दिया गया एक ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल किया गया, तो फोर्स क्या होगा? याद रखना, फोर्स विल बी डबल, क्योंकि मास डायरेक्ट, फोर्स जो है डायरेक्टली मास के प्रोपोर्शनल होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इनका एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ द मासेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो भाई एक यानी M1 M2 के प्रोपोर्शनल है, यानी M1 M2 के प्रोपोर्शनल है। तो एक ऑब्जेक्ट का, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया गया, तो जो फोर्स लग रहा था क्या हो जाएगा? वो डबल हो जाएगा, पहला। दूसरा, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी R जो है डबल कर दिया गया। चूंकि यहां देख रहे हो कि फोर्स जो लग रहा है उन दोनों के बीच में वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो स्क्वायर के। यानी अगर डिस्टेंस डबल किया गया तो फोर्स क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/4। फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4। उनके बीच में जो फोर्स लगेगा क्या हो जाएगा? 1/4, राइट? जितना फोर्स पहले लग रहा था अब क्या लगेगा उसका? 1/4। बोला ट्रिपल कर दिया गया, यानी अगर ट्रिपल कर दिया गया तब क्या होगा? जरा देखिए, अगर R जो है दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है क्या कर दिया गया? 1/3 कर दिया गया, तो क्या आ जाएगा? 1/9, 1/9, सॉरी बी में 1/9। तो डिस्टेंस डबल कर रहे हो तो दोनों के बीच में फोर्स जो है 1/4 यानी क्वार्टर हो जा रहा है। डिस्टेंस ट्रिपल कर दे रहे हो, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है 1/9 लग रहा है। थर्ड, इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट कह रहा है कि द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया गया, यानी ऑब्जेक्ट 1 का भी मास डबल किया गया, ऑब्जेक्ट 2 का भी मास डबल कर दिया गया। आप अभी देख रहे हो कि F जो है प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास डबल कर दिया गया, यानी M1 को भी डबल किया गया, 2M1 कर दिया गया, और M2 को भी 2M2 कर दिया गया, यानी कितना हो गया? 4M1 M2, यानी कितना गुना बढ़ गया? 4 गुना। तो याद रखोगे 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा, राइट? सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ 6। अभी आपने पेज नंबर 143 एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 का सॉल्यूशन और पेज नंबर 144 क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखा है। इसके आगे यानी क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स जितने प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन हम आगे के वीडियो लेक्चर में आपको देंगे, सीक्वेंस में देंगे, एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके लिए देकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।